एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं पार्ट 4 वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसका दूसरा नाम नरेशन भी कहते हैं और जिसका तीसरा नाम सीबीएसई में रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। और इसमें आज हम लोग जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबका समय लिए बिना इससे पहले सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैंने 3 वीडियोज़ जो है वो बना दिए हैं। इसके पार्ट 4 है तो नेचुरल सी बात है कि 3 वीडियोज़ बन चुके हैं। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा इनके एक्सरसाइज मतलब आप प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट पर उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन में भी, क्योंकि ये सब जब आप रूल्स सीखेंगे उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटर रहेगा। फिर आप किसी भी बुक से बना सकते हैं पहले, लेकिन उसका प्रैक्टिस आप कर ले। सबसे पहले तो इम्परेटिव सेंटेंसेस वैसे तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी जिनको ध्यान में नहीं हो उनके लिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेट अस रिवाइज पीके मंत्रा। पीके मंत्रा मीन्स प्रभात कुमार का मंत्र, यानी मेरा मंत्र। चलिए इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत सामान्यतः, ये रेड कलर में मैंने दे दिया, प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप, यानी प्रेजेंट फॉर्म, है ना। जब ऐसे मैं लिखता हूँ प्रेजेंट V1 सुविधा के लिए, अन्यथा ये प्रेजेंट फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो इसका पहला जो फॉर्म है गो, है ना, उसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो वो उससे शुरुआत हो सकती है इम्परेटिव सेंटेंस की, या फिर डोंट नेवर से हो सकती है, या फिर प्लीज़ काइंडली से हो सकती है। प्लीज़ काइंडली आपको शुरुआत में नहीं लास्ट में भी आ सकता है। और हाँ, एक चीज़ और, ब्रैकेट में मैंने लेट लिखा है, ये बहुत कम ऐसे सेंटेंसेज आते हैं लेट वाले, इसलिए ब्रैकेट तो लेट वाला भी हो सकता है। और इन सेंटेंसेस से क्या पता चलता है, तो ऐसे सेंटेंसेस से ऑर्डर, कमांड यानी कि आदेश, आज्ञा, है ना, एडवाइस, सजेशन यानी सलाह, राय, या फिर रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध का भाव व्यक्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। गो देयर, वहाँ जाओ, आदेश का बोध है, गो यानी V1 यानी सिंपल जो प्रेजेंट फॉर्म है उससे शुरू हुआ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, है ना, यहाँ डोंट से शुरू हुआ। प्लीज़ गो देयर, कृपया वहाँ जाइए, तो इससे रिक्वेस्ट का यानी प्लीज़ से शुरू हुआ। तो इस तरह से शुरुआत इन 3 चीज़ों से हो सकती है। फिर से एक बार, भी वर्ब के पहले रूप से, या फिर डोंट नेवर से, या फिर प्लीज़ काइंडली से। यहाँ डोंट है, नेवर भी हो सकता है, या प्लीज़ है, काइंडली भी हो सकता है। चलिए, तो अब बनाएंगे कैसे, इसका परिचय हमने जान लिया। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई इम्परेटिव सेंटेंस दिया रहे तो उसे निम्नलिखित तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। क्या क्या करना है ज़रा देखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को मीनिंग के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब जान रहे हैं, जैसे ही सेज या ही सेड या आई से, यू से रहे, तो उस से को या से टू को आगे वैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे ऑर्डर या ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड। मैंने ईडी दे दिया, एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले होते हैं उसमें ईडी ही मतलब पास्ट वाला सेड ही रहता है, इसलिए मैंने एक में लिख दिया। बाकी वही तीनों रूप हो सकते हैं। यदि ऑर्डर वहाँ से रहे तो ऑर्डर हो जाएगा, सेज रहे तो ऑर्डर्स हो जाएगा, और सेड रहे तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सजेस्ट या सजेस्टेड, एडवाइस, एडवाइजेज या एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट्स या रिक्वेस्टेड, इसी प्रकार। हाँ, एक ये पहला है जिसमें टेल भी लग सकता है और आस्क भी लग सकता है। और सब में ऐसे क्वेश्चन वाले में हमने आस्क देखा था, नॉर्मल में हमने टेल देखा था, लेकिन इसमें ऑर्डर, कमांड, सजेशन के अलावा टेल या आस्क भी लग सकता है। तो पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम है डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय एक ऑब्जेक्ट जरूर लगाएंगे, क्योंकि हर इम्परेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं लिखता हूँ गो देयर, है ना, मान लीजिए मैंने लिखा, ऊपर में भी है ना, कि गो देयर, तो ये गो देयर में मान लीजिए सेंटेंस का 3 बेसिक रूल्स होता है। क्या क्या रूल होता है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहले के वीडियो में है, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। केवल मैं लिखता हूँ गो, मैं लिखता हूँ गो और फुल स्टॉप। तो 3 खासियत क्या होता है हर सेंटेंस में। एक तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, दूसरा उसके लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क में से एक होगा। ये दूसरी खासियत, ये सेकंड फीचर। और थर्ड फीचर होता है हर सेंटेंस में कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा ही होगा। 3 चीज़, कैपिटल लेटर से शुरू होगा,
लास्ट में फुल स्टॉप होगा और उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा ही होगा। तो अब सवाल लोगों को ये लगता है कि चलिए गो तो वर्ब हो गया, सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट इसमें यू हमेशा छुपा रहता है। आप इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख सकते हैं यू गो, क्योंकि डायरेक्ट यू गो लिखेंगे यदि तो इसका मतलब तो आप सबको पता है, ये तो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू गो तुम जाते हो। तो इसलिए ये हिडन है, इसको दो चीज़ कहते हैं, या तो हिडन छुपा हुआ या अप्लाइड मतलब पहले से लागू। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि हर सेंटेंस, ये छोटे फॉन्ट में मैंने लिख दिया है, इंपरेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता है, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट देना होगा। पहले भी हमने रूल्स पढ़ा है जिसमें यू की रहता था अंदर में, तो हमें एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता था। इसमें हर एक में होता है, इसलिए हर एक में यदि ना दिया रहे तो हम अपने मन से दे देंगे। एक बात और है नोट में, जो पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ऑब्जेक्ट के तौर पर कुछ भी दिया जा सकता है, परंतु मी का यूज अधिक कॉमन है। अब क्या होगा, मान लीजिए ही ऑर्डर्ड, नहीं कुछ दिया हुआ, ही ऑर्डर्ड मी, कोई लगा देगा ही ऑर्डर्ड हिम, कोई लगा देगा ही ऑर्डर्ड हर। अब क्या होगा, कोई एग्जाम में या किसी टीचर को जब वो इसको करेक्शन करना होगा तो वो सब में अजीब अजीब हो जाएंगे, सब में अलग ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए ये कॉमन रख लिया कि मी ही लगाना चाहिए जनरली, वैसे लगाने को कोई भी लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त थी, जो जिसमें रिक्वेस्ट का बोध होगा उसमें जो प्लीज़ काइंडली रहे उसको हटा देंगे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। और कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बदले जो जनरली हम लोग दैट का प्रयोग करते थे, उस जगह टू या नॉट टू का यूज़ करेंगे। नॉट टू तब करेंगे डोंट नेवर रहे यानी निगेटिव रहे तो, ठीक है। यही बेसिक स्टेप्स है। इसके बाद बचे हुए जो सेंटेंस रहेंगे, है ना, इसके बाद जो बचे हुए सेंटेंस रहेंगे उनको सेम टू सेम रख देंगे। बस यदि उसमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केसेज आ जाए तो उसे जनरल रूल से बदल देंगे। देखिए एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ही तो है सब्जेक्ट जो, अच्छा एक चीज़ है, ये तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट 1 वीडियो देखा। पार्ट 1 तो आप जानते हैं बेसिक रूल्स उसमें है, तो वो सब में अप्लाई होगा। जो उसमें क्या चेंज ऑफ पर्सन वाला था वो वीडियो, सेकंड में चेंज ऑफ टेंस वाला भी था, हालांकि वो भी जरूरी है। अब थर्ड वीडियो ना भी देखे हो तो चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वीडियो निश्चित रूप से आप देख लेंगे, क्योंकि उन दोनों में बेसिक रूल्स है। एक में चेंज ऑफ टेंस है, एक में चेंज ऑफ पर्सन, ये दोनों हर एक सेंटेंस में होता ही होता है। तो ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ही तो रहेगा ही, सब्जेक्ट की जगह रहता है, सेड की जगह मैंने अभी ऊपर बताया था। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है, देखिए हमेशा ये मैं कहूँगा, हमेशा अंदर वाले चीज़ को देखिए कि ये क्या है। यदि इस जगह कुछ और रहता है, इंटेरोगेटिव रहता, तो हम यहाँ पर आस्क्ड लगाते। तो ये मान लीजिए देखिए एक तरह का है तो इसमें सब में ये लग रहा है, लेकिन जब जहाँ पर मेन दिक्कत क्या होती है कि जब सारे सेंटेंस एक जगह मिक्सअप आते हैं तो आपसे गलतियां हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि आप यहाँ पहले बनाने लगते हैं, पहले अंदर देखिए कि ये है क्या। यहाँ पर हम देखेंगे यदि यहाँ पर लिखा हुआ रहता आर यू अ स्टूडेंट, तो वो तब हम यहाँ पर तब दूसरा कुछ लगाते, आस्क्ड वगैरह लगाते। लेकिन यहाँ हमने देखा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि ये वर्ब 1 से शुरू है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म से शुरू है। तो अब हम समझ जाएंगे कि अच्छा इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव में चलिए सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो गया है। यहाँ सेड की जगह हमें क्या क्या लगाना है, हमने ऊपर देखा है, ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, रिक्वेस्टेड है। रिक्वेस्टेड तो केवल प्लीज़ काइंडली मिलेगा, या टोल्ड भी लगा सकते हैं, और जो है आस्क्ड भी लगा सकते हैं। चलिए इससे पता क्या चलता है, एक गिलास पानी लाओ, इससे ऑर्डर का पता चल रहा है, इसलिए हमने ऑर्डर लिख दिया। ऑब्जेक्ट एक देना ही है, जनरली मैंने कहा था मी, तो ये दे दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू लगा हुआ है, और टू के बाद मतलब ये तो इधर वाला हो गया, टू के बाद ये सेम टू सेम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर जो है उसको हम लोग सेम टू सेम रख देंगे, ठीक है। उसके बाद एक जो आपको यहाँ पर ऊपर में रूल दिख रहा है, ये रेड कलर में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेज यदि आ जाए तो उसे जनरल रूल से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर वही है, यही है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर है, लेकिन ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या करेंगे, बाकी सब रूल आप जानते हैं, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग। अब ये जो मी जो चेंज ऑफ पर्सन आ जाएगा, तो मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है तो ही के अनुसार यहाँ पर हिम लग जाएगा, तो वो वाली बातें होंगी, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान में रखेंगे जब एक्सरसाइजेज आएगा तो एक आध चीज़ और चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बेसिक रूल सब जगह काम आएगा। एक सेंटेंस में देता हूँ जो एक्सरसाइज बनाते समय बच्चों को दिक्कत होती है। मान लीजिए यहाँ पर आता कि ही सेड, है ना, ही सेड गो देयर इफ़ यू वांटेड, है ना, गो देयर इफ़ यू वांटेड, इफ़ यू वांटेड। यदि ऐसा मैंने दे दिया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये सेम टू सेम उतार देते हैं। नहीं, वो इंपरेटिव सेंटेंस सिर्फ यहीं तक है, गो देयर तक ही है। इसके बाद इफ़ लगा करके ये कंपाउंड सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस जुड़ गया, यू प्लस वांटेड, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक दूसरा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग,
ये फिर जो जनरल रूल था यू को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ मी दिए रहते तो आई होता, वांटेड है तो हैड वांटेड हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये ज़्यादातर ना मतलब 90% स्टूडेंट से ये गलती होती है कि गो देयर की जगह पूरा का पूरा नहीं, गो देयर तो है जहाँ पर ये भाई V1 है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंस में और कुछ नहीं होता। हमेशा ये जो है वो वर्ब 1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा और कुछ नहीं होगा। और यदि आगे है इफ से, एज से या कुछ ऐसा रहेगा, वो सब समझिए दूसरे प्रकार का सेंटेंस है, उसको जो जनरल रूल है उस पर आप चेंज करेंगे। ठीक है। हाँ, अब इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं, उन नोट को गौर कर लेंगे। क्या क्या है नोट? टू के बाद मोस्ट केसेज में V1 ही यूज़ होता है ना, टू के बाद जनरली भी ऐसे भी है ना, टू गो, टू रीड, टू ये। और हाँ, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट नेवर से हो तो वह निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इस सिचुएशन में इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के बदले ध्यान देंगे नॉट टू का यूज होता है, ये नॉर्मली है। लेकिन इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में यदि फॉरबिड या जिसका दूसरा रूप फॉरबिड्स या V2 जो हो गया फॉरबिड लगा देंगे तो भी इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है, पर तब केवल टू का यूज होगा। निगेटिव के लिए है, ज़रा देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम्पल में ही सेड डोंट स्लीप लेट, तो क्या होगा? नॉर्मल आप ऊपर पर ही सजेस्टेड या ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ देखिए डोंट स्लीप लेट, ये सजेशन भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, आपकी मर्जी पर, आप जिस मर्जी नियम से बना लीजिए, है ना। सजेस्टेड भी ऑर्डर्ड भी, आपको लगता है कि ऑर्डर है तो ऑर्डर, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर मी लगाएंगे और हमने क्या कहा कि डोंट है तो नॉट टू लगाए, है ना, और बाकी सेम टू सेम उतार देंगे। स्लीप लेट है ऊपर में तो स्लीप लेट। लेकिन एक तरीका और भी है ना, जैसा कि इसके सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड या सजेस्टेड की जगह हमने लगा दिया फॉरवर्ड, क्योंकि डोंट से शुरू है, डोंट नेवर से रहेगा और उसमें हमने फॉरवर्ड लगा दिया, अपने आप वो निगेटिव बन गया। तब यहाँ नॉट टू नहीं, केवल टू लगा करके और बाकी जो उतार देना है सेम टू सेम स्लीप लेट वो हमने लिख दिया। ठीक है। ये था नॉर्मल इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड, जो कि आपके ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में दिए गए हैं, जिसके एक्सरसाइजेज हैं। बाकी मैं बाद में और दूसरे यानी करेंट ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर से आपको लेट वाले दूंगा, उसमें लेट वाले भी स्पेशल सेंटेंस है, स्पेशल मैंने लिख दिया है। सेंटेंसेज बिगिनिंग विथ लेट, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंसेज के से विभिन्न प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं। अगर इनसे प्रस्ताव या सुझाव, प्रपोजल या सजेशन का बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से बनेगा। जनरली यही होता है, बाकी दूसरा आगे देखते हैं। सबसे पहले 3 ही स्टेप हैं इसमें। पहला है सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट, ठीक है, लेट वाले में है ये, या सजेस्ट या सजेस्टेड कहिए, या प्रोपोज या प्रोपोजेज या प्रोपोज्ड में बदल देंगे, जैसा कि ऊपर हम लोग ऑर्डर्ड वगैरह में बदलते थे। फिर कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बदले इसमें एक बार फिर से दैट लगाएंगे, लेट वाला है तो। लेट को हटा देंगे तथा अस को सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार जो है अस या दे में बदल देंगे। नोट, अगर कोई अन्य पर्सनल प्रोनाउन रहे या नाउन रहे तो उसमें सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केसेस में चेंज कर देंगे। देख लीजिए ना कैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही सेड लेट अस डांस, मन है तो आगे टुगेदर भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, ऊपर जैसा कि बताया सजेस्टेड या प्रपोज्ड आप कर सकते हैं दैट। अब यहाँ देखिए लेटस है ना, तो लेट तो हट ही गया, अस की जगह अस भी रख सकते हैं या दे, क्योंकि देखिए अब कहिए कि सर ये दे कहाँ से आई, ये नहीं समझ में आया। ये वहाँ से आया कि ही का प्लूरल यदि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा तो ही है, ही का तो अस तो प्लूरल है, तो इसका प्लूरल आपको एक्सरसाइज में आएगा। कई जगह यहाँ ही रहेगा और यहाँ कुछ ऐसा असर है। ये तो खैर लेट वाला है, बिना लेट वाले में कह रहा हूँ, तो आपको दे कर देना होता है, क्योंकि इसके अनुसार बदलेंगे। यहाँ तो सिंगुलर है लेकिन यहाँ ये प्लूरल है, तो इसके अनुसार दे ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेट वाले में आप चाहे तो वी भी रख सकते हैं या दे, और बस उसके बाद जो है सो आपको शुड लगा करके, है ना, शुड लगाना होगा सब में, जो कि ऊपर लिखा हुआ था। और बस जो वर्ब है डांस, तो डांस यदि टुगेदर रहता वो भी ठीक है। वही सजेस्टेड की जगह प्रपोज्ड भी कर सकते हैं, ही प्रपोज्ड दैट वी या दे शुड डांस टुगेदर, ठीक है। लेकिन अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस भी है ना, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ लेट वाले सेंटेंस से विश का बोध होता है। वहाँ पर जो है सुझाव का या सजेशन का बोध था एक तरह से, है ना, लेकिन यहाँ पर इच्छा का यदि बोध हो तो ऐसे सेंटेंस में लेट के बाद प्रायः मी, हिम, हर, देम ये सब रहेगा ही, या देयर भी रहता है। इस सिचुएशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को विश, विशेज या विश्ड में बदल देंगे। जैसे द बॉय सेड लेट मी गो आउट, यहाँ पर लेटस नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, द बॉय विश्ड है लेट मी गो आउट, मुझे जाने दो, यानी उसकी इच्छा हुई, तो द बॉय विश्ड दैट, है ना, ही शुड गो आउट, है ना। ये मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, द बॉय सब्जेक्ट द है, ये तो पुराने रूल में है ही, तो द बॉय यानी इससे एक मेल का बोध हो रहा है, और जब एक मेल का बोध होता है तो हम लोग ही लगाते हैं, ठीक है।
बाकी शुड इसमें भी ऊपर की तरह लगाना है, और जो बच गया गो आउट उसको सेम टू सेम रख लेना है। या दूसरा है द बॉय सेड दैट ही शुड बी अलाउड टू गो, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो है वो थोड़ा अगले लेवल पर है, इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे जो है वो आप इस तरह का नॉर्मल बनाएं। एक बार और लेट है, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। पिछला देख लीजिए, पिछले में क्या है कि उसमें जो है कोई सजेशन का बोध था, है ना, या प्रपोजल का बोध था, तो उसमें हमने जो है सो लगाया शुड तो लगा ही, लेकिन सजेस्टेड प्रपोज, इसमें विश का बोध था। अब आ जाइए, एक और प्रकार है, ठीक है, कि इस प्रकार कभी कभी लेट का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी होता है, तब इसका अर्थ होता है अलाउ या परमिट करना। इस सिचुएशन में जनरल रूल्स का यूज़ करना चाहिए। यानी देखिए, शी सेड टू हिज फादर, है ना, लेट मी गो टू द मूवीज़ टुडे, लेट मी गो, यहाँ पर जो है नॉर्मल इसमें है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इच्छा की हम, ऐसा है, एक तरह से अलाउड की बात है। तो शी रिक्वेस्टेड हर फादर टू लेट हिम आउट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है ना, लेट हर हो जाएगा, लेट हर गो टू द मूवीज़, और टुडे का दैट डे जो नॉर्मल होता है, तो इसमें सब टुडे वगैरह इस तरह से रहेगा ही। वैसे ऐसे बहुत कम आते हैं, बट जो है आप इसका इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये जो है वो यहीं तक था, और यहाँ पर देख लीजिए अगला हमारा बस एक लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 5 आएगा, जिसमें कि आपको जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसका वीडियो होगा, दोनों एक साथ ही रहेगा। उसके बाद हमारा ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक प्रैक्टिस का सेट का जो है वीडियो सीरीज़ मैं बनाऊँगा इसका, तो उसको आप देख लें। इसके बाद मुझे नहीं लगता है आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न रहेगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, बल्कि करता ही हूँ। यदि आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, जो आप कुछ हमारे 100 में 1 ऐसे होते हैं जिनके कमेंट्स बड़े ही भद्दे होते हैं, उनको मैं चैनल से हमेशा के लिए रिमूव कर देता हूँ। ऐसा ऑप्शन हर यूट्यूबर के पास है, इसलिए कमेंट्स करते समय आप थोड़ा सा ख्याल रखें मर्यादा का। और हाँ, चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलता रहे। और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक